वीडियो में हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। के लिए रवानगी। नेपोलियन ने सत्ता को तिलांजलि दे दी थी, लेकिन उसकी इच्छा थी कि उसके पुत्र को फ्रांस का उत्तराधिकारी घोषित किया जाए। मित्र राष्ट्रों ने उसकी इस इच्छा को पूरा करने से स्पष्ट मना कर दिया था तथा उसके लिए तय किया था कि उसे फ्रांस छोड़ना पड़ेगा। नेपोलियन को फ्रांस से निकालकर इटली के एल्बा गांव में रखना तय हुआ तथा आय के लिए उसे 20 लाख फ्रैंक की वार्षिक पेंशन बांध दी गई थी। साथ ही नेपोलियन को 4 सैनिक साथ रखने की भी अनुमति थी। उस समय नेपोलियन का शत्रु टेलीरेंट विचलित था तथा उसने मित्र राष्ट्रों को चेतावनी दी थी, फ्रांस के आसपास इस शेर को रखना खतरे से खाली नहीं है। वह चाहता था कि नेपोलियन को सेंट हेलेना में रखा जाए, मगर मित्र राष्ट्र फैसला कर चुके थे। उन्होंने घोषणा की, यूरोप में शांति की स्थापना के लिए नेपोलियन एक बाधा है। अतः नेपोलियन ने पूरी तरह सत्यनिष्ठ होकर यह शपथ ली है कि वह खुद अपने व अपने वारिसों के लिए फ्रांस व इटली का सिंहासन त्याग रहा है। फ्रांस के हितों के लिए वह अपनी जान की बाजी लगाने को भी कटिबद्ध है। नेपोलियन दिल से उस इकरारनामे पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहता था, मगर परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं थी। जबरदस्त दबाव की स्थिति में उसने उस शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस बीच सरकार ने टुइलेरीज में एक गोपनीय एजेंट भेजकर राजकीय खजाने को जब्त करने का आदेश दे दिया था। खजाने में रखा तमाम सोना व अमूल्य धरोहर, जिसका मूल्य 1.5 करोड़ फ्रैंक से अधिक था, जब्त कर लिया गया था। बल्कि यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि खजाना चुरा लिया गया था। यह संपत्ति नेपोलियन की निजी संपत्ति थी। जो सम्राट तक यूरोप का सबसे धनी व्यक्ति था, आज वही कंगाल हो गया था। फ्रांस की जनता और उसके सैनिक उसे बहुत चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि नेपोलियन के पुत्र को फ्रांस के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया जाए, किंतु विजेता मित्र राष्ट्रों के सामने उनकी एक न चली। महल के बाहर फ्रांस की जनता तथा उसके सैनिक एकजुट हो गए थे। तभी नेपोलियन सीढ़ियां उतरकर उनके सामने आया। उसने सामने खड़ी भीड़ को देखा। उसने सोचा, 22 वर्ष पहले जब मैं कप्तान था, तब मैंने टाउलिन पर इन जवानों के साथ विजय प्राप्त की थी। इन्हीं जवानों के बल पर मैंने काहिरा से लेकर मास्को तक 8 युद्ध जीते थे। उन्हें देखकर वह प्रसन्न हो उठा। वह भीड़ के निकट जाता हुआ बोला, मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रिय अंगरक्षकों तथा सैनिकों, अब मुझे विदाई दो। मैंने 22 वर्षों से सदा सम्मान व यश के रास्ते पर अविचल भाव से खड़े देखा है। पुराने उत्साह व खुशियों से भरे दिनों की तरह तुमने विगत कुछ हफ्तों जैसी दुखद घड़ी में भी बहादुरी व निष्ठा से मेरा साथ दिया है। अब गृह युद्ध छिड़ने की नौबत आ गई है। इसी वजह से मैंने देश हित के लिए अपने सभी हितों का परित्याग कर दिया है। अब मैं फ्रांस से दूर जा रहा हूँ। मेरे मित्रों, पूरी निष्ठा भाव से फ्रांस की सेवा करना, क्योंकि इसकी खुशहाली के लिए ही मैंने इतना बड़ा त्याग किया है। भाग्य पर दुख प्रकट मत करना। मेरे विचार से अकाल मृत्यु कायरता है, साथ ही अपयश से भरी जिंदगी जीना भी कायरता है। मगर अपने भाग्य के साथ जुआ खेलने वाले लोगों की तरह अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए मृत्यु का आह्वान करना मूर्खता है। आत्महत्या मेरे सिद्धांतों तथा विश्व में अर्जित की गई मेरी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है। हम लोगों के साथ मिलकर जो महान कार्य किया है, मैं उनकी एक गाथा लिखूंगा। मेरी संतानों, अलविदा। मैं जाने से पहले तुम्हारे पदकों को चूमना चाहता हूँ और तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। फिर नेपोलियन ने उनके पदकों को चूमा, उनसे गले मिला। फिर उसने फ्रांस के झंडे को चूमा और गाड़ी में जा बैठा। सम्राट अमर रहे। भीड़ से एक शोर उभरा। नेपोलियन की गाड़ी चल पड़ी। उसने जाते जाते कहा, अलविदा साथियों।
उसे जाते देखकर बहादुर सैनिक बच्चों की तरह बिलखने लगे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके पिता या संरक्षण छिन गया हो। नेपोलियन ने एल्वा जाते हुए गाड़ी को एक सुनसान सड़क पर रुकवाया तथा घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ गया। वह एल्वा तक का सफर घोड़े की पीठ पर बैठकर करना चाहता था। उसके सेवक उसके पीछे पीछे चल दिए। फ्रांस में जहां उसके हितैषी और प्रशंसक थे, वहीं उनके विरोधियों की भी कमी नहीं थी, जो उसे पत्थर मार मार कर खत्म कर देने के इच्छुक थे। मजबूर होकर नेपोलियन ने अपना वेश बदला और एल्वा की तरफ प्रस्थान कर गया। भाग्य की कैसी विडंबना थी। पत्थर मारे जाने व हत्या किए जाने के खतरों से बचने के लिए नेपोलियन वेश बदलकर किसी साधारण व्यक्ति की भांति बचता फिर रहा था। उसे अपमान से बहुत डर लगता था। अपने समय का वह एक महान योद्धा था, जो हमेशा शान के साथ जिया था और शान के साथ ही मरना चाहता था। जिसने कभी पूरे यूरोप को चुनौती देकर अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया था, आज वही शूरवीर मजबूरीवश अपने विरोधियों द्वारा अपमानित नहीं होना चाहता था। जो शख्स हमेशा सिर उठाकर जिया हो, वह भला विरोधियों के पत्थर खाने को कैसे तैयार हो जाता। नेपोलियन की बड़ी इच्छा थी कि वह विश्व का महान योद्धा और योग्य शासक के रूप में पूरे संसार में प्रसिद्ध हो जाए। फ्रांस के इतिहास में उसका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए, किंतु विपरीत हालात ने उसे उसके लक्ष्य से दूर कर दिया था। फ्रांस का यह शेर बूढ़ा जरूर हो गया था, मगर उसकी वीरता और साहस पर प्रौढ़ता का आवरण नहीं चढ़ा था। जब युद्ध भूमि में उसे यह समाचार मिला था कि शत्रुओं की संयुक्त सेनाओं ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया है, तो नेपोलियन घायल सिंह की भांति छटपटा उठा था। उसने एक बार फिर अपनी ताकत को बटोरकर मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध करते हुए प्राण गंवाने का निश्चय किया था, किंतु उसके सैन्य अधिकारियों ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। अन्यथा कदाचित यह घायल सिंह दुश्मनों को चीर फाड़ कर रख देता। तब शायद उसे एक निर्वासित सम्राट के रूप में फ्रांस से एल्वा न जाना पड़ता। नेपोलियन की दिली तमन्ना थी कि वह देशभक्ति और वीरता की ऐसी मिसाल कायम करे, जिसके बारे में पढ़कर आने वाली पीढ़ियां नेपोलियन पर गर्व कर सके। लेकिन फ्रांस के शासक के पद से हटने के कारण उसका यह सपना साकार नहीं हो सका। अतः उसने अपने इस सपने को साकार करने के लिए दूसरा विकल्प खोज लिया। उसने फैसला किया कि वह अपने निर्वासन काल में वह अपने देश की बहादुरी व जिंदादिली की रचना करेगा। इस महान योद्धा में एक लेखक छिपा था, में लेखन कार्य की विशिष्ट प्रतिभा थी। छात्र जीवन में भी उसने कई महत्वपूर्ण लेखों की रचना की थी। जब उसने छात्र जीवन में से सैनिक जीवन में प्रवेश किया, तब भी कई वर्षों तक लेखन कार्य किया, किंतु फ्रांस की रिपब्लिकन आर्मी का जनरल बनने के बाद वह इतना व्यस्त हो गया कि अपने इस रुचिपूर्ण कार्य के लिए समय ही न निकाल सकता। फ्रांस की सत्ता त्यागने के बाद नेपोलियन को अपने लेखन कार्य का विचार आया था। उसने इसे विधाता की नियति समझा और लेखन कार्य करने का मन बना लिया। लंबे समय से युद्धों की योजनाएं बनाने तथा देश पर देश विजय करने में उसका समय बीता। उन युद्धों और विजय के नीचे मानो उसकी लेखन प्रतिभा दबी सिसक रही थी। अब उसे अपनी उस योग्यता को निखारने का उचित समय महसूस हुआ था। भले ही नेपोलियन फ्रांस छोड़कर एल्वा जा रहा था, दुश्मन उस पर हावी थे। उसकी दशा दयनीय थी। मानसिक रूप से वह काफी हद तक टूट चुका था, मगर फिर भी उसके दिल के एक कोने में एक भावना शोले की तरह भड़क रही थी। मैं एल्वा में अपना समय फ्रांस की महानता तथा अपनी वीरता का शानदार इतिहास रचने में बिताऊंगा। यदि फ्रांस पर अपनी जीत का दावा करने वाले शत्रु देशों ने स्वार्थवश फ्रांस को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई और उसकी पवित्र परंपराओं को कलंकित करने का दुस्साहस किया, तो मैं फिर से हथियार उठा लूंगा और उन्हें उनके किए की भारी सजा दूंगा। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी नेपोलियन फ्रांस के प्रति अपने प्रेम व निष्ठा को समाप्त नहीं कर पा रहा था। नेपोलियन अपने मन में दृढ़ संकल्प तथा नए इरादों को लिए हुए वेश बदलकर घोड़े पर यात्रा करता हुआ एल्वा जा पहुंचा।
उसके साथ उसके सैनिकों का काफिला था। उसने अपने घुड़सवारों तथा एल्बा वासियों को सूचना दी कि फ्रांस का निर्वासित महान सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट उनके टापू पर उनके बीच आजीवन निवास करने आ रहा है। जब नेपोलियन के दूतों ने यह समाचार एल्बा वासियों को दिया तो पूरे एल्बा में उत्साह की लहर दौड़ गई। नेपोलियन मई माह की एक सुबह में वहां पहुंचा था। उसका स्वागत करने पोर्टो फेराजो के किसान तथा छोटे छोटे सामंतों के प्रतिनिधि मंडल व मछुआरों की भीड़ आई थी। उन्होंने नेपोलियन का शानदार स्वागत किया तथा अपने शासक को शुभकामनाएं दी। इतना ही नहीं, उन्होंने नेपोलियन को रात्रि भोज पर भी आमंत्रित किया। नेपोलियन घोड़े पर सवार होकर एल्बा का भ्रमण करने निकल पड़ा। एल्बा का क्षेत्र अच्छी दशा में नहीं था। वहाँ के मार्ग उबड़ खाबड़ थे। एल्बा की लोहे की खानों तथा नमक के खदानों की हालत गंभीर थी। वहाँ की स्थिति का अवलोकन कर नेपोलियन ने मन ही मन उस बिगड़ी स्थिति को सुधारने का निर्णय लिया। नेपोलियन ने वहाँ एक छोटी सी राज्यसभा बनाई। उस राज्यसभा में एल्बा के दर्जन भर प्रतिष्ठित निवासियों को सदस्य बनाया गया। उन सदस्यों में नेपोलियन के साथ आए बर्ट्रैंड व ड्राउट नामक 2 जनरल भी शामिल थे। खुद नेपोलियन ने उस राज्यसभा के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया। फिर शुरू हुआ एल्बा में सुधार कार्य। नेपोलियन ने वहां 2 तोपखानों की व्यवस्था की तथा एक छोटा सा जहाजी बेड़ा मंगवाया। साथ ही उसने राष्ट्रीय रक्षक सेना की व्यवस्था करके जल्दी ही सेना बढ़ा ली। अब उसके पास 1000 सेना थी। तत्पश्चात उसने राज्यसभा के सदस्यों के साथ वार्ता करके लोहे की खानों तथा नमक के खदानों में सुधार किए। साथ ही उसने शहतूत के पेड़ लगाने पर भी जोर दिया ताकि उन पर रेशम के कीड़े पालकर रेशम के व्यापार को आमदनी का जरिया बनाया जा सके। उसने सभा के सदस्यों से कहा, यदि फ्रांस सरकार हमारे उत्पादन पर शुल्क लगाती है तो हम इटली को इसे आसानी से बेच सकते हैं। एल्बा वासियों को आत्मीयता पाकर नेपोलियन यह भूल गया कि वह यहाँ निर्वासन का दंड भोगने आया है। वह पदच्युत सम्राट है। उसके भीतर प्रशंसा, प्रतिष्ठा व स्वाभिमान की भूख थी, जिसे शांत करने के लिए नेपोलियन अपनी योग्यता से एल्बा वासियों द्वारा इसकी खुराक पा रहा था। वह वहाँ अपने आवास में शान से रह रहा था। एल्बा वासी उसे एक राजा जैसा सम्मान दे रहे थे। एल्बा के जन समुदाय ने उसे क्षुब्ध नहीं किया था। उनकी भावनाएं पवित्र थी। नेपोलियन के माता पिता इटली के निवासी थे। कार्सिका प्रायद्वीप पर रहने गए थे। वहाँ की शैली उसने अपनी माँ से बचपन में सीखी थी। किसान उसी शैली में उससे बातें करते थे। एक तरह से नेपोलियन के लिए यह निर्वासन घर राजसी जैसा था। एल्बा वासी प्रायः अपने काम धंधों को खत्म करने के बाद नेपोलियन के पास आते और मनोरंजक बातें करते थे। उन्हें फ्रांस के सम्राट तथा यूरोप के इस महान योद्धा का साथ व सहज भाव से निकट बैठकर बातचीत करने में गर्व महसूस होता था। युद्ध व विजय के विषय में ही सोचने वाले नेपोलियन के जीवन में जैसे ठहराव आ गया था। उसे ऐसा लगता था जैसे वह आलसी हो गया हो। उसने इस संबंध में लिखा था, व्यक्ति का अपने जीवन में एकाग्रचित्त होना मुश्किल काम नहीं है। यदि व्यक्ति में उत्साह व लगन हो तो वह एकाग्र हो सकता है। मैं अपने अध्ययन कक्ष में कठोर परिश्रम करता हूँ। जैसे ही इस काम से अवकाश पाता हूँ तो युद्ध भूमि में के चित्र सजीव हो उठते हैं। जन्म से राज सिंहासन के अधिकारी बने राजाओं के राजपद छोड़ने में ज्यादा कष्ट होता है, जबकि मैं तो बचपन से ही एक सैनिक था जिसे भाग्य ने शासक बना दिया था। युद्ध व शिविर मेरे जीवन के अभिन्न अंग रहे हैं। इसी कारण मुझे अपने सैनिकों के छूटने का बहुत दुख है। अपने सारे खजाने व मुकुटों की अपेक्षा मेरी सर्वाधिक प्रिय संपत्ति मेरी 2 फ्रांसीसी वादियां हैं, जिन्हें मैं सदा अपने पास रखता हूँ। नेपोलियन की माँ लितिजा भी उसके पास आकर रहने लगी थी। उसके पास नेपोलियन के शासनकाल में जमा लाखों फ्रैंक थे, जिन्हें उसने अपने बेटे नेपोलियन को सौंप दिया था। उस समय इन दोनों माँ बेटे के मन में एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं उमड़ रही थी, उनका वर्णन शब्दों में कर पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है।
उन्हीं दिनों नेपोलियन को एक दुख भरा समाचार मिला कि उसकी पत्नी जोसेफिन की मृत्यु हो गई थी। फ्रांस से नेपोलियन के प्रस्थान के कुछ सप्ताह बाद ही वह मालमेसन में मर गई थी। अपने पीछे वह 30 लाख फ्रैंक का कर्जा छोड़ गई थी, जिसे नेपोलियन ने चुकाया। नेपोलियन की प्रेमिका काउंटेस वाल्वस्का उससे मिलने फोंटेनब्लू से एल्बा आई। 2 दिन वह उसके साथ रही और फिर चली गई। उसके बेटे लायन ने नेपोलियन की शक्लो सूरत पाई थी। छोटे लायन की वाल सुलभ शरारतों ने नेपोलियन व लेतिजा का मन मोह लिया। नेपोलियन दोनों माँ बेटे को अपने साथ रखना चाहता था, किंतु ऐसा न कर सका। उसका मन मैरी लुई की तरफ से भी दुखी था। वह उसे छोड़कर अपने पिता के साथ रह रही थी। साथ में नेपोलियन का पुत्र भी ले गई थी। नेपोलियन अपने पुत्र से मिलने को बहुत तड़पता था। फ्रांस से अपनी कष्टपूर्ण अंतिम यात्रा के दौरान नेपोलियन ने मैरी लुई को लगातार कई पत्र लिखे थे, जिनमें उसे आने का निमंत्रण दिया गया था। एक पत्र नेपोलियन ने उसे लिखा था, मैरी, मैं तुम्हारे लिए एक सुविधाजनक घर बनवाने की सोच रहा हूँ। जल्दी लिखो, तुम कब तक मेरे बेटे के साथ वापस लौट रही हो। इसके अलावा भी नेपोलियन ने उसे अनगिनत पत्र लिखे, मगर कठोर हृदय मैरी ने उसके किसी पत्र का उत्तर नहीं दिया। उस समय नेपोलियन ने सोचा, क्या मालूम पत्र मैरी तक पहुँचे ही न हो, रास्ते में ही किसी के द्वारा रोक लिए गए हों या खो गए हों। अतः उसने मैरी के चाचा ड्यूक के पास पत्र लिखा। मैरी का कोई समाचार नहीं मिला। लिखना वह था, मेरा पुत्र कैसे है। मैं समझता हूँ कि आपके व हमारे मध्य अभी भी मित्रता का संबंध है। विगत समय में ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने हमारी भावनाएं बदल दी थी, किंतु अब वे विगत की बातें बनकर रह गई है। मेरा आग्रह है कि आप मेरे इस पत्र पर अवश्य ध्यान दें, क्योंकि यह टस्कनी जितना ही आपकी भावना से संबंधित है। ड्यूक टस्कनी का शक्तिशाली शासक बन चुका था, जबकि यूरोप का महानायक नेपोलियन बोनापार्ट आज एक छोटे से प्रायद्वीप का राजा था, जिसकी जनसंख्या 20,000 से ज्यादा नहीं थी। एल्बा में रहते हुए भी नेपोलियन फ्रांस से गाफिल नहीं था। पेरिस अभी तक उसके लिए जटिल प्रश्न बना हुआ था। सप्ताह में 2 बार वह एक पत्रिका के माध्यम से फ्रांस की खबर पाता रहता था। इसके अलावा वहां से आने जाने वाले लोगों से भी वहां की जानकारी लेता रहता था। उसी दौरान नेपोलियन को फ्रांस के विरुद्ध चल रही साजिशों का पता चला। टेलीरेंट वियना का न्यायाधीश बन गया था। का शासक बोरबोन बना बैठा था। उसमें साहस व वीरता का अभाव था। बोरबोन को कायरता के प्रतिमूर्ति कहा जा सकता था। फ्रांस की जनता उसे घृणा करती थी और उसे अपना शासक मानना पसंद नहीं करती थी, किंतु वह विवश थी। उसे अपने शासक के रूप में नेपोलियन से प्रेम था, किंतु मित्र राष्ट्र नेपोलियन को फ्रांस से दूर रखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि फ्रांस उसकी शक्ति का केंद्र है। वैसे भी नेपोलियन को दबाव में रखना उनके वश की बात नहीं थी। उन्हें ऐसे शासक की जरूरत थी जो फ्रांस की राजगद्दी पर बैठकर उनके इशारे पर नाचता। बोरबोन ऐसा ही शासक था जो उनके इशारों पर नाचता था। उसे न तो शासन करने की तहजीब थी और न ही जनता का ख्याल था। अय्याशियों में डूबे रहना तथा चापलूसों से घिरे रहना ही उसे पसंद था। वह फ्रांस को बहुत नुकसान पहुंचा रहा था। फ्रांस का जनरल मुराद बोरबोन की मूर्खता का फायदा उठा रहा था। उसका विचार बोरबोन को फ्रांस की गद्दी से उतारकर खुद बैठने का था। उसकी धन लोलुपता तथा शासन करने की प्रबल इच्छा उसके खतरनाक व्यक्तित्व की परिचायक थी। वह निकट महाद्वीप से 1000 मील दूर आसोरस में नेपल्स के राजा को पोत से भिजवाने की योजना तैयार कर रहा था। उसके अलावा भी फ्रांस में अनेक षड्यंत्रकारी थे जो शासक की मूर्खता का लाभ उठा रहे थे। जब नेपोलियन को यह सब जानकारी मिली तो वह तिलमिला उठा। उसकी आत्मा धिक्कार रही थी कि उसके होते हुए गद्दार फ्रांस को लूट रहे हैं। उस आत्मा ने उसकी बहादुरी को ललकारा। क्या अब नेपोलियन बूढ़ा हो गया है? फ्रांस की राजगद्दी से हटा दिए जाने से क्या महान योद्धा की वीरता लुप्त हो गई है? क्या वह कायर हो गया है? यदि नहीं तो फिर क्यों मौन बैठा है?
आत्मा की इस आवाज पर नेपोलियन उठ खड़ा हुआ तथा उसने दृढ़ संकल्प किया, मैं भले ही अब युवा नहीं रहा, किंतु मेरी वीरता और साहस अभी भी जवान है। अब मैं शांत नहीं बैठूंगा। फ्रांस को लूटने वाले षड्यंत्रकारियों को सबक सिखाकर रहूंगा, भले ही इस प्रयास में मेरे प्राण ही क्यों न चले जाए। एकाएक नेपोलियन के मन में विचार आया, यदि मैंने अपना समझकर कायर तथा अयोग्य लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त न किया होता तथा मेरे अपनों व विश्वास पात्रों ने मेरे साथ गद्दारी न की होती, तो फ्रांस मेरे हाथों से कभी नहीं जाता। क्या मेरा भाग्य उदय हो रहा है? क्या मैं इन साजिशकारियों का दमन कर पुनः फ्रांस का सम्राट बन सकूंगा? और फिर नेपोलियन फ्रांस से विश्वासघातियों को खात्मा करने की तैयारी में जुट गया। तो आज के लिए इतना है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।